हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो कि है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर को आपके साथ पूरे शेयर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज पूरा जो भी इस आपके श्योर सीरीज में दिया है सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हर तरह के प्रश्नों को। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्योंकि हम चैप्टर 3 पे बढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 के हमने लघुत्तरी प्रश्नों से शुरुआत की है और हमने उसमें 2 या 3 जो है लघुत्तरी प्रश्न जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, 3 किए हैं। तो आज हम चौथे प्रश्न से जो है वहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दिखा दूं, चैप्टर जो 3 हमारा है यानी अध्याय 3 है वो है शिक्षण के सिद्धांत और इसी के हम लघुत्तरी प्रश्नों को देख रहे हैं। 3 प्रश्न देख लिए हैं तो हम सीधे चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो डायरेक्ट चलिए चौथे प्रश्न से यहाँ आपको रूबरू कराते हैं। तो हम अपने चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं और प्रश्न हमारा क्या है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा क्या सिद्धांत से क्या आशय है। क्योंकि ये पूरा शिक्षण के सिद्धांत ही हैं तो हम एक एक करके सारे सिद्धांतों को समझेंगे। तो 3 में आपने अलग अलग सिद्धांतों को देखा, जो 3 प्रश्न अभी पीछे हमने आपको जो है शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइएगा चैनल पे, जो है आपको प्लेलिस्ट में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर अग्रवाल पब्लिकेशन की श्योर सीरीज का जो है आपको सारा वीडियो जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि सबसे अच्छी बात इस जो आपकी श्योर सीरीज है उसमें ये आपको पता चल जाता है कि कोई भी प्रश्न किस साल में पूछा है। तो यहाँ स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये बताया है कि 2022 के जो पेपर है उसमें ये प्रश्न जो है आपसे पूछा था। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा प्रश्न जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी तैयारी उसमें और बेहतर कर पाएँ। चलिए हम सीधे उत्तर पे चलते हैं। तो उत्तर पे आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग। तो प्रेरणा पूछे या फिर अभिप्रेरणा पूछे, दोनों मतलब सेम होता है। तो शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत या शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब आगे लिखेंगे इसी में। तो पहले मैं चीज़ें जो है आपको पढ़ देती हूँ ताकि आपको कहीं पर ऐसा न लगे कि कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो आपको समझना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं, फलस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। अगली जो पैरा है उसको भी चलिए साथ में पढ़ देते हैं और इकट्ठे आपको समझा देते हैं, उससे थोड़ा टाइम जो है बचता है। तो जब हमसे कोई कहता है कि हम यह काम नहीं कर सकते, तब हमारे मन में नकारात्मक भावना आती है कि हम शायद यह नहीं कर सकते, जिससे हम प्रयास तक नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है और कहता है कि हम यह कर सकते हैं, तो हमारे अंदर यह कार्य करने की क्षमता है। तो स्वयं से हमारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही व्यक्ति उस कार्य में सक्षम न हो। लेकिन अपने प्रति प्रशंसा सुनकर व्यक्ति में उस कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास जागृत होता है और इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहा जाता है। तो पहले इतना समझ लेते हैं, फिर आगे की लाइन को हम लोग देखेंगे। तो ये समझाने से पहले मैं आपको सीधे एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्लासरूम में 2 तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 बच्चे ऐसे हैं, हम 2 बच्चों का एग्जाम्पल यहाँ पे केवल समझाने के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्लास में वैसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हम 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि चलिए गणित के प्रश्न जो है बच्चे लगा रहे हैं और बच्चों को शायद उस गणित के प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो अध्यापक पहले बच्चे को कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम कभी मैथ जो है नहीं पढ़ पाओगे। और दूसरे बच्चे को कहता है कोई बात नहीं बच्चा, आप प्रैक्टिस करो मैथ को, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आप कर लोगे, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन लगा रहा है वहाँ पे कौन से स्टेप पे गलती हो रही है उसको समझाएं कि देखो ऐसे करोगे बेटा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप कर सकते हो। मुझे पता है कि आप क्वेश्चन जो है लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। गणित तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप एक बच्चे को बिल्कुल इस तरह से लैंग्वेज में बात करें और दूसरे बच्चे से आपने इस लैंग्वेज में बात करी, तो दोनों में डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाएंगे। तो पहला जो बच्चा है, जब आपने उसको इस तरह से बोला कि तुम कभी मैथ नहीं पढ़ पाओगे, तुम बिल्कुल कमज़ोर छात्र हो, तुम कमज़ोर जो बच्चे हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो एक आत्मविश्वास, एक मनोबल जो होता है वो टूट जाता है। फिर उसे अपने आप में ही गिल्ट आने लगती है कि
हाँ कुछ नहीं कर पा रहे होंगे शायद, इसलिए अध्यापक ऐसे कराएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बच्चा वहाँ पे बिल्कुल होपलेस हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है, उसका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, जिससे कि बच्चा खुद को ही पॉजिटिव नहीं फील करा पाता, और ये चीज़ें उसके अंदर जो है, उसके मन में ये चीज़ें घर कर जाती हैं, जिसका कि निगेटिव इफ़ेक्ट जो है उस बच्चे पे पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जिस बच्चे को अध्यापक ने इतना पॉजिटिव बोला, इतने अच्छे से उसको सपोर्ट किया, वो बच्चा ये बातें सुन के उसके मन में क्या आएगा कि हाँ हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, मैथ तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम सर हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छा ही होगी, हम कर पाएंगे बिल्कुल। तो एक अच्छी विचारधारा उस बच्चे के मन में डेवलप होगी, उसे एक आत्मविश्वास मिलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल कर पाऊँगी या कर पाऊँगा जो भी। लेकिन आपने दोनों के बीच ये डिफरेंस देखा कि एक बच्चे का मनोबल बिल्कुल टूट गया और दूसरे बच्चे का मनोबल बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तो इससे डिफरेंसेस कहाँ पे आए? इससे आया बच्चों के आत्मविश्वास में डिफरेंसेस, कि एक बच्चे का आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया और एक बच्चे का आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ गया। तो हमारा ये जो प्रेरणा का सिद्धांत है, ये हमको यही कहता है कि अगर हम बच्चे को प्रेरित करेंगे, हम बच्चे को पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के मन में जो है उन चीज़ों को सुन के बच्चे के मन में प्रशंसा होगी, वो अपने उससे क्या होगा कि वो उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, और जिसकी वजह से वो हमेशा अच्छा करने का जो है कोशिश करेगा या करेगी। ठीक है, तो यही है प्रेरणा का सिद्धांत, जो कि किसी भी जो बच्चा है, अगर हम उसको इस तरह से पॉजिटिव लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हमेशा अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो उसके मन में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, और यही जो है मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं प्रेरित करना या प्रेरणा देना। तो शिक्षण में प्रेरणा कितना इंपॉर्टेंट है, आपको शायद इस उदाहरण से पता लग गया होगा कि प्रेरणा जो है, शिक्षण में जो प्रेरणा अगर हम बच्चे को देते हैं तो उससे बच्चे के आत्मविश्वास पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और यही चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत लिखी हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों को ही अभिप्रेरित होकर जो है अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। जैसा शिक्षक को भी अगर हम उसके जो सीनियर पर्सन है वो उसको प्रेरणा दे, उसको अभिप्रेरित करे कि नहीं आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे, आप पूरी क्लास को संभाल पाएंगे, तो उससे शिक्षक के मन में भी आता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बिल्कुल कर पाऊँगा। और शायद फिर वो ये जब उसको प्रेरणा मिलता है तो अध्यापक रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ जो है क्लास में इन्वॉल्व हो जाता है, अपने मेथड्स को जो है अच्छा करने की कोशिश करता है। सेम कंडीशन बच्चों के साथ भी है। अगर हम बच्चे को जो है ज़्यादा उसको अभिप्रेरित करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको हम अच्छा बोलते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है, तो उसे काम करने में मन लगता है कि हाँ हाँ। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं उनमें ना एक क्वालिटी होती है, उन्हें अच्छा लड़का या लड़की बनने का ना एक गुण, मतलब एक उनमें ये चीज़ें डेवलप होती है कि हाँ मुझे अच्छा बनना है, चाहे अच्छा लड़का अच्छा लड़की मुझे बनना है, अपने घर परिवार हो, क्लासरूम हो। तो पहले क्योंकि बच्चों जो स्टार्टिंग फेज के बच्चे होते हैं उनमें आप देखो तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एजुकेशन बस ये है कि हम टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, अध्यापक हमसे खुश रहें, ठीक है, तो यही होता है उनमें। तो जब अध्यापक उनको कुछ अच्छा बोलता है तो बच्चे ना बहुत शौक से काम करने लगते हैं, इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ने लगते हैं, आर्ट में या कोई और सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं सब्जेक्ट में, ताकि उनके अध्यापक खुश रहें, क्योंकि अध्यापक उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि अध्यापक फिर से निराश हो पाए। तो इस चीज़ के लिए आपने देखा होगा कि अभिप्रेरणा कितना इम्पॉर्टेंट होता है शिक्षण में। अगर हमें अभिप्रेरणा ना मिले, हमें निगेटिव चीज़ें मिले, तो हमारे मन में नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर हमको कोई अध्यापक पॉजिटिव बोल रहा है, हमको अच्छा कह रहा है, तो हम खुश होते हैं और अच्छे से काम करने लगते हैं, तो क्योंकि हमारा आत्मविश्वास भी जो है वो बढ़ जाता है। तो यही है आपका जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें कि जो है बच्चों को प्रेरित करने की बात कही जाती है, जिससे कि बच्चा क्या हो, खुश हो, उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसमें वो बढ़े, उसकी रुचि बढ़े, जिससे उसका आत्मविश्वास जो है वो अच्छा हो। तो ये यहाँ तक आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाली जो पैरा है उसको भी देख लेते हैं। तो एक सही शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरणात्मक तत्व इस्तेमाल करके बालकों में रुचि उत्पन्न करे। अभी की आधुनिक शिक्षण विधि में प्रेरणा को बहुत महत्व दिया जाता है। बालक में एक बार प्रेरणा संचार हो जाने पर वह पाठ्य को सीखने के लिए शीघ्र, ठीक है, आगे की लाइन अगले पेज पे है, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है
कि अगर हम शिक्षण को सही करना चाहते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें हमें प्रेरणात्मक जो तत्व हैं वो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी बच्चों को हमें पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, या उनमें चीज़ों के लिए जो है आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि नहीं वो चीज़ें कर सकते हैं, और बच्चा जो है इसकी वजह से बच्चे के अंदर रुचि भी विकसित करना, ये सारी चीज़ें हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें हम बच्चों के अंदर विकसित कर पाते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा पाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ा पाते हैं। और पहले और अब की शिक्षा प्रणाली में देखिए अंतर तो है कि पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो मोस्टली अध्यापक केंद्रित थी, यानी शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। तो बाल केंद्रित जो आज की समय में जो शिक्षा प्रणाली है, तो इसमें जो है हम प्रेरणा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस बच्चा ही है, यानी हम बच्चे के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं कि आखिर एटलीस्ट बच्चे को ही सीखना है, तो बच्चा किस तरीके से सीखे। अगर हम हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे तभी बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, उसमें रुचि लेगा। और जब हम उसको प्रेरित करेंगे तो किसी भी पाठ को सीखने में जो है शीघ्र इंटरेस्ट लेगा, उसका मन लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। चलिए बाकी की जो आगे की लाइन है सीखने के लिए शीघ्र, वो हम अगले पेज से शुरू करते हैं, और वहाँ पे भी जो कुछ पॉइंट बचे होंगे उसको भी आपको समझा देते हैं। आगे हमारा है कि शीघ्र ही प्रयास करने लगता है। इस तरह प्रेरणा समस्त प्रकार के शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु है। शिक्षक को चाहिए कि वो प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए, ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, और इसी में शिक्षण की सफलता निहित है। यानी अभी जो मैंने चीज़ें कही कि अगर अध्यापक प्रेरित करने वाली जो चीज़ें हैं अगर वो बच्चों के समक्ष रखेगा, उन्हें बच्चों को हमेशा पॉजिटिव फील कराएगा, उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, प्रेरणा देके, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ जो है सीखने के लिए, जो सीखने में इंटरेस्ट उनका जो है बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीज़ों को करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो शिक्षण की सफलता है वो ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेरणा के तरीके यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि एक शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक प्रेरणा के तरीके में शाबाश, अच्छा, उत्तम, और अशाब्दिक में दंड और पुरस्कार दोनों आता है। कभी कभी जैसे बच्चे को एक डर भी होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है, जैसे अब स्कूल में तो हमें मना होता है कि मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन आप घर पे देखो तो घर पे भी ऐसा नहीं कि केवल स्कूल में ही प्रेरणा मिलता है, घर पे भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उन्हें प्रेरणा दिया जाता है, चाहे वो नकारात्मक प्रेरणा में हो, जैसे कि अशाब्दिक में दंड हो गया। तो दंड जो है, जैसे बच्चे कुछ काम इस वजह से भी करते हैं कि नहीं करेंगे तो मम्मी मारेगी, तो ये मम्मी पापा मारेंगे वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वजह से भी बच्चे कुछ करते हैं। तो इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपत्ति है। हर पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, अगर वो कुछ स्ट्रिक्ट भी हो गए तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि डर भी होना कहीं पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ये 2019 के पेपर में पूछा है। तो यहाँ पर नियोजन का सिद्धांत देखते हैं। तो शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया है या नहीं। योजना बनाकर शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बालकों को सही से समझ में आता है। इससे शिक्षक को भी समझ में आता है कि उसे किस क्रम में प्रस्तुतिकरण करना है, ताकि बालक भ्रमित ना हो और उसे क्रम के अनुसार हर चीज़ें समझ में आती रहें। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में जो भी पढ़ाए उसकी पहले से ही क्रमबद्ध योजना बना ले। योजना सही होने से बना रहेगा तो शिक्षण का उद्देश्य भी समय पर पूरा हो जाएगा। अब इसको पहले तो हम लोग अपनी जनरल लाइफ में समझते हैं कि ये क्या है नियोजन। जैसे अगर हम जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई फंक्शन करते हैं या कोई भी कार्य करने जाते हैं या कहीं घूमने भी जाते हैं, तो अगर हमको कहीं ठंडी जगह पे घूमने जाना है, चलिए हम घूमने वाला एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आए। और घूमने वूमने में सबका मन लगता है तो थोड़ा सा सही लगता है उसको सुनने में। अब हमको पता चला कि हमको मनाली जाना है और हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गर्मी रहती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मतलब ऐसा रहता है सामान्य तौर पे, या फिर गर्मी रहती है। अब हमको मनाली जाना है घूमने, जैसे फ़िलहाल हम मान लें हम अभी के मौसम में जाना है, और अभी का मौसम आपको पता है कि गर्मी कितनी हाई लेवल पे है इस टाइम। तो हमने प्लान करा कि हमें मनाली जाना है, तो आप जो है क्या डायरेक्ट आज मन किया और आप सीधे चले गए मनाली, सेम जैसे कंडीशन में है आप वहाँ पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड रहेगी, वहाँ पे बर्फ़ रहेंगे। वहाँ पे अगर आप कोई, जैसे मनाली में लोग एक्टिविटी करने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो विंटर की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब ठंडे जगहों पे जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे वो सारे लोग करते हैं।
तो उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि अगर आपको मनाली जाना है तो आपको कपड़े जो है वो विंटर के लेने पड़ेंगे, शूज़ ऐसे लेने पड़ेंगे जो बर्फ़ में आराम से हम चल पाएँ। तो कुछ तैयारियाँ जो है आप वो करके जाते हैं, तभी आपका जो अब फिर आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ये रहता है कि हमने सारी तैयारी जो है करके आई, तो हम आराम से यहाँ पे हम सर्वाइव कर लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे, जो भी करना है। तो यही चीज़ होती है योजना, कि अगर हमको कोई भी कार्य करना है तो उससे पहले हम वो कार्य कितना सफल रहेगा, वो कार्य कितना अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने उसके पहले तैयारी कैसी करी है, हमने योजना बनाया है, उस योजना को फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम ऐसे ही बस आ गए। अगर आप ऐसे ही बिना प्लानिंग के वहाँ पे चले जाएंगे तो आप बस एक जहाँ पर भी आप स्टे करेंगे उस रूम में आप पड़े रह जाएंगे, ना तो आप जाके कहीं पर एक्टिविटी कुछ कर पाएंगे, ना तो कोई भी स्पोर्ट कर पाएंगे, ना तो आप घूम पाएंगे। और ठंड के मारे आपकी हालत तो वैसे भी ख़राब होने वाली है। अगर आप जैसे यहाँ पर अभी के मौसम में है, अगर आप ऐसे साइड में हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पर जाके नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे विंटर के कपड़े वगैरह लेके जा रहे हैं, जूते वगैरह लेके जा रहे हैं, तो आप आराम से घूम रहे हैं, वहाँ पे खेल जो भी एक्टिविटी है, खेल है, सब कुछ उसको कर रहे हैं। तो ये निर्भर किया कि आपने वहाँ जाने के बाद कि आपने जो चीज़ें सोची थी, क्या उसके लिए आपने योजना बना के उस कार्य को किया है। अगर किया होगा तो आप बिल्कुल वहाँ पे आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे। अगर नहीं योजना बना के आए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सेम चीज़ शिक्षण में भी है कि अगर शिक्षण में कोई भी कार्य करना है तो वो कार्य कितना सफल होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने उस कार्य को करने के लिए पहले क्या क्या तैयारियाँ की हैं। आपने कोई योजना बना के सब कुछ उस कार्य को किया है कि बस बिना योजना के ही आप चले आए हैं उस कार्य को करने। अगर आप जो है, अगर जैसे शिक्षक हम कह रहे हैं कि हम एक शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो हम शिक्षक का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर शिक्षक को कोई टॉपिक पढ़ाना है क्लास में जाके तो शिक्षक तब जो है ज़्यादा सफल होगा जब उसने जो है पहले से प्लानिंग की होगी कि उसे कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना है तो किस क्रम में पढ़ाना है, क्या क्या उसमें कौन कौन से मेथड अपनाने हैं, किस तरह के एग्जाम्पल को वो पढ़ा सकता है, बच्चों के समक्ष रख सकता है। ठीक है, कौन कौन से उसे एक ऑब्जेक्ट यानी शिक्षा अधिगम सामग्री को कौन सी जो है वो बच्चे के सामने यूज करे जिससे बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें अगर अध्यापक पहले से प्लानिंग वगैरह करके चलता है तो वो बच्चों को आराम से बिना उन्हें भ्रमित किए उन्हें हर चीज़ अच्छे से समझा सकता है, क्रम वाइज समझा सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अध्यापक बच्चों को कक्षा में पढ़ाने जाए तो वो सारी चीज़ें पहले ही क्रमबद्ध योजना पहले से ही वो तैयार करके जाए। जब वो योजना बना के जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे को पहले तो क्रम वाइज चीज़ों को स्टेप वाइज अच्छे से समझाते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ भी आए और जो शिक्षण का उद्देश्य है वो समय से पूरा भी हो जाता है जब हम इस तरह से योजना बना के जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें मैथ में कोई बहुत बड़ा एक इक्वेशन है जिसको जो है सॉल्व करना है, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ इन्वॉल्व है, ब्रैकेट वगैरह सब कुछ, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर अब हम सीधे वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो क्या बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना। पहले हम बच्चे को रूल बताएंगे, स्टेप बताएंगे। ठीक है, पहले उन्हें हम ये बताएंगे कि बॉडमॉस रूल क्या होता है। हम उन्हें ये बताएंगे सबसे पहले आप डिवीजन, ठीक है, पहले आप ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे, छोटा ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये स्टेप होता है चीज़ों को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर अगर हमें बताना हो कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग में सबसे पहले क्या हम करेंगे स्टेप, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी स्टेप वाइज चीज़ें हैं वो हम बच्चे को क्रम वाइज बताएंगे, तभी बच्चा जो है आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि कोई भी कार्य हो शिक्षण में अगर आप उसको योजना बना के करते हैं, चाहे वो शिक्षण हो चाहे इन जनरल लाइफ, कोई भी काम अगर आप प्लानिंग से करते हैं तो आप उस कार्य में बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है, अब हमारा आता है छठा प्रश्न जो कि है शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो अभी आपने ऊपर प्रेरणा का सिद्धांत देखा, तो प्रेरणा कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने वहाँ पे जान ही लिया कि प्रेरणा अगर देते हैं तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास आता है या बच्चा जो है उस चीज़ को करने में रुचि लेने लगता है, इंटरेस्ट के साथ करता है, सीखने के लिए वो अभिप्रेरित होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेरणा के सिद्धांत में आपने देखी। यहाँ पे हमको महत्व जानना है और ये प्रश्न 2018 में पूछा है। तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का महत्व आप इस तरह से हेडिंग डाल के लिखिएगा। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं, फलस्वरूप शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रेरणा का महत्व इस प्रकार है, यानी ओवरऑल ये बताया है कि जब हम प्रेरणा का सिद्धांत यूज करते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों लोग ही अभिप्रेरित होकर इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ कार्य करते हैं। और ओवरऑल हमारा जो शिक्षण के क्षेत्र में ये प्रेरणा का जो महत्व है कुछ इस प्रकार है
तो अब हम क्या क्या महत्व है वो देखेंगे। तो अगर आप प्रेरणा का जो है सिद्धांत समझ चुके होंगे तो आपको ये सारे पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, अर्थात विद्यार्थी को सीखने में शक्ति प्रदान करती है। दंड या पुरस्कार आदि प्रेरणाएं सीखने में अमल में बहुत लाभदायक होती हैं। ये बोला है कि अगर व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाए, बच्चे को अभिप्रेरित किया जाए, प्रेरणा दिया जाए, तो उसके अंदर जो है, उसके व्यवहार में उसके अंदर जो है एक शक्ति का संचार होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का होता है, एक किसी भी वजह से अभिप्रेरणा चाहे दंड में हो चाहे पुरस्कार में हो, ठीक है, अच्छे और नेगेटिव दोनों ही तरह से अभिप्रेरणा मिलता है। और दोनों की वजह से बच्चे के अंदर जो है किसी भी चीज़ को सीखने में जो है शक्ति मिलती है कि हमें ये चीज़ सीखना है, बिल्कुल हम इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार मोड़ देती है कि उसे संतुष्टि की भावना अनुभव होने लगती है। यानी जब हम बच्चे को प्रेरित करेंगे तो बच्चे के मन में ये आ जाता है ना कि हाँ हाँ बिल्कुल हम कर पाएंगे। तो एक संतुष्टि का जो भाव है कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम इस चीज़ को कर पाएंगे, ये भाव उनके अंदर आ जाता है। तीसरा, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य विषय में केंद्रित करने में सहायता दे सकता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ कही गई है, जैसे अगर हम बच्चे को अभिप्रेरणा दें तो बच्चे के अंदर एक प्रेरणा आ जाती है ना, एक मोटिवेशन, एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो जब वो इस चीज़ को फील करते हैं कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो ध्यान है, जिस भी विषय से रिलेटेड उन्हें मोटिवेशन मिलता है, वो बिल्कुल उस विषय में अपना जो है ध्यान जो है वो केंद्रित कर पाते हैं। चौथा है, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जब हम बच्चे को पॉजिटिव मतलब अभिप्रेरणा देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या आता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, उनमें जो है आत्मविश्वास जागृत होता है। तो वो बिल्कुल विषय में जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल इसमें आराम से जो है सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल इसको सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, जान सकती हूँ, कुछ भी। तो एक ओवरऑल ये है कि बच्चे का जो है खुद ब खुद जो है विषय में जो है इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है। अगला है, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण में सहायता करती है। यानी बच्चा जो है अब उसके अंदर जब आत्मविश्वास आता है तो वो हमेशा सोचता है कि वो अच्छा करे, तो उसका जो चरित्र निर्माण है ऑटोमेटिक जो है वो अच्छा होने लगता है। अगला है, शिक्षक विद्यार्थियों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके उनमें सामुदायिक भावना और सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई भी कार्य अध्यापक जैसे होता नहीं, प्रोजेक्ट हमें दे दिया जाता है, कुछ बच्चों का ग्रुप बना के, 5 बच्चों का 10 बच्चों का ग्रुप बना के उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट ABC, सब ग्रुप का नाम रख दिए। तो किसी प्रोजेक्ट पर उन्हें काम करना है, तो उसमें क्या है कि अध्यापक जो है अगर बच्चों को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, तो बच्चे जो है अगर साथ में कार्य कर रहे हैं तो अध्यापक अगर ये कह दे कि नहीं बिल्कुल ये ग्रुप बहुत अच्छा है, ये ग्रुप बहुत अच्छा कर सकता है, आप सभी बिल्कुल टैलेंटेड हैं, आप सभी जो है काफ़ी अच्छे से कार्य कर पाएंगे मिलजुल कर, तो सभी बच्चों के अंदर लगता है कि हाँ हमारा ग्रुप बहुत अच्छा आएगा, हम बहुत अच्छा करेंगे मिलजुल के। तो उससे बच्चों के अंदर आप देखें तो एक सामुदायिक भावना की हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तुम बताना, तो एक जो है आपस में बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही सामाजिक जो गुण हैं कि लोगों की हेल्प करना, पारस्परिक संबंधों को बना के रखना, ठीक है, आपस में चीज़ों को शेयर करना, ये जो सामाजिक गुण है वो भी जो है बच्चों के अंदर विकसित देखता हुआ हमें मिल जाता है कि बच्चों के अंदर ये भी चीज़ें विकसित हो रही हैं। अगला है, शिक्षक उचित प्रेरणाओं का विकास करके विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार कार्य करने में सहायता कर सकता है। क्योंकि देखिए हर बच्चा यहाँ पर डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे से, व्यक्तिगत भिन्नता हर बच्चे में होती है, ठीक है, हमें पता है ये चीज़ें कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। तो अगर शिक्षक जो है हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के अगर उसे प्रेरणा दे, और तो बच्चे भी उस जो है अच्छा फील करते हैं, उनमें भी आत्मविश्वास आता है। कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, या कुछ बच्चे नॉर्मल समान बुद्धि के, कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि के हो सकते हैं। तो अध्यापक सभी बच्चों के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है उन्हें प्रेरणा देता है। तो अगर उनको प्रेरित करता है तो उस अनुसार जो है बच्चे जो है कार्य करने में जो है इंटरेस्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को अभिप्रेरित करना, ठीक है, उनमें हम प्रेरणा का विकास करके जो है उनको कार्य करने में सफलता जो है मिले, इस चीज़ में हम उनके काफ़ी हेल्प कर पाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा है, अध्यापक विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है। बच्चों को अगर हम ये बताएं कि अनुशासन की इम्पोर्टेंस बताएं और ये लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइफ में आपको कितना सपोर्ट करेगा, अगर हम इस जो अनुशासन की जो भावना है अध्यापक अगर बच्चों में ये विकसित करे तो बच्चे जो अनुशासनहीनता की समस्या होती है क्लास में वो भी ख़त्म हो जाती है।
अगला है अभिप्रेरणा विद्यार्थियों को कुछ परिस्थितियों में प्रतिक्रिया तथा दूसरों को आंखों से ओझल करने के लिए कहती है, अर्थात यह व्यवहार का चुनाव करती है। जैसे अगर हम बच्चे को प्रेरित करें, किस पॉजिटिव अभिप्रेरणा दे बच्चों को, तो वो किसी भी परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से उनको आगे लाइफ में कार्य करना है, उनके किस तरह से उनको व्यवहार करना है हर जगह पे, समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ये चीज़ें बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप होती हैं। अगला है अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील लगती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना कि जब रेस लगता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा चाहे वो 100 मीटर रेस हो या मैराथन हो, तो वहाँ पे आपने गेम अगर देखा होगा कभी, तो सब लोग चिल्लाते रहते हैं। अगर आपने स्कूल में भी, अपने विद्यालय में, कॉलेज में, जहाँ पर भी कुछ इस तरह से मैराथन वगैरह होता है या दौड़ होता है, रेस होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सब लोग चिल्लाते हैं। जिनको उन्हें जिताना होता है तो किसी एक को तो जैसे वो सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका नाम ले लेके हमेशा चिल्लाते हैं। क्रिकेट में भी यही कंडीशन होती है। अन्य जो गेम है, फुटबॉल हुआ, टेनिस हुआ, तो अगर वहाँ पे लोग हैं तो हम वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अगर किसी विदेशी टीम से है तो हम भारत भारत, इंडिया इंडिया ऐसे करके चिल्लाते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो उस बंदे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक आत्मविश्वास लेके आती हैं कि हमें जो है सपोर्ट करने वाले यहाँ पे हैं, मैं बिल्कुल जो है अचीव कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है कि ये व्यक्ति को तब तक क्रियाशील लगती है जब तक जो व्यक्ति है, जो बच्चा है या जो भी है पर्सन, वो उस चीज़ को उस उद्देश्य को जो है पूरा न कर ले। वो पूरा कोशिश करता है कि जो भी उसका गोल है उसको वो अचीव कर ले। तो इसमें अभिप्रेरणा का बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है। अगला है अभिप्रेरणा शिक्षार्थी में उत्सुकता पैदा करती है, यानी बच्चा जो है रुचि लेने लगता है। जब आप बच्चे को अभिप्रेरित करते हो, उन्हें प्रेरणा देते हो, तो जो बच्चा है वो चाहता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा करूँ, इसके लिए वो जो भी विषय होता है उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगता है कि हाँ मैं और बेहतर कर पाऊँगा। ये चीज़ें उसके मन में चलने लगती हैं। अगला है अभिप्रेरणा द्वारा विद्यार्थी को न केवल विषयों का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है, अपितु उन्हें कौशल का प्रशिक्षण भी सरलता से दिया जा सकता है। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर जो बच्चा है, अगर हम उसको प्रेरणा दें तो उससे बच्चे के अंदर विषय का जो ज्ञान है वो तो सरलता से हम करा ही सकते हैं, साथ ही उन्हें कौशल का भी प्रशिक्षण कि आप कौन सी जो है आपके अंदर कौन सा जो कौशल है, किस कौशल का उपयोग करके आप और बेहतर कर पाएंगे। तो वो जो कौशल का प्रशिक्षण है वो भी हम सरलता से जो है बच्चे को जो है दे सकते हैं। जैसे हमने भी रेस वाली बात की, तो बच्चे में ये कौशल है कि वो बहुत फास्ट दौड़ता है, तो हम उससे वहाँ पर भी मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। वो दौड़ रहा है, उसको हमने मोटिवेट करा कि तुम उसको भी तुम उससे भी आगे जा सकते हो, तुम रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। ये चीज़ें उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है, एक आत्मविश्वास को बढ़ाती है कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी जो है अभिप्रेरणा द्वारा जो है किया जा सकता है। अगला है अभिप्रेरणा विद्यार्थियों का सीखने में अवधान रखने में बहुत सहायक होती है, चाहे उसमें रुचि हो या ना हो। रुचि के अभाव में अवधान बनाए रखना अभिप्रेरणा की सबसे बड़ी देन होती है। जैसे यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जैसे कुछ बच्चों का किसी विषय में रुचि नहीं होता, ठीक है, किसी का हिस्ट्री में नहीं है, किसी का भूगोल में नहीं है, किसी की हिंदी में नहीं है, किसी की गणित में नहीं है, किसी की विज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर अध्यापक द्वारा बच्चे को अभिप्रेरणा मिले, उनको अभिप्रेरित करे, तो अध्यापक भले उस विषय में रुचि ना हो लेकिन फिर भी वो उस विषय में ध्यान लगाएगा कि मुझे अध्यापक ने ऐसा बोला है, मैं बिल्कुल मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि मैं कर सकता हूँ। कुछ बच्चे इस वजह से भी करते हैं कि जो है मेरे ये टीचर हैं, इन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, तो मुझे अपने टीचर को खुश करने के लिए ये करना ही है। तो अवधान बनाए रखने मतलब किसी विषय में ध्यान बनाए रखने के लिए, मतलब किसी विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए, भले उसमें रुचि हो ना हो, अभिप्रेरणा उसमें भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लास्ट यहाँ पे है अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को समाज सेवा एवं राष्ट्र हित के कार्यों की ओर अग्रसर किया जा सकता है। जैसे समाज सेवक या महापुरुषों का जीवन परिचय अभिप्रेरक का कार्य करते हैं, इसी प्रकार अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को वह सिखाने में सहायक होती है जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। यानी अभिप्रेरणा द्वारा, जैसे हम एजुकेशन फील्ड में देखें तो बच्चों को अगर हम शुरुआत से ही देश प्रेम की भावना उनमें विकसित करें, उनको हम ऐसे महान पुरुषों का, हम उन्हें महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान पुरुषों के बारे में बच्चों को बताएं, हम अपने देश की हिस्ट्री उन्हें बताएं कि किस तरह से वीरों ने संघर्ष किया इस देश को आज़ाद कराने में, आपको भी करना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। इस तरह से उनको हम अभिप्रेरणा देंगे तो बच्चे जो है
उस चीज़ से समाज सेवा और राष्ट्र हित के जो कार्य है उसको करने में बिल्कुल अग्रसर हो जाएंगे। वो आगे जाके उस चीज़ को ध्यान रखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा देश में बेहतर चेंज लाने के लिए हमेशा जो है लगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे उसमें। तो यहाँ पर इतनी सारी जो है महत्व हमने आपको बताए। देखिए इतना लेंदी आपको आंसर लिखना नहीं होता है, आंसर आपको छोटा ही लिखना होता है क्योंकि शब्द सीमा की लिमिट होती है आपके डीएलएड में। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि जिसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट या जो भी अच्छा लगे उसको आप लिखिए एग्ज़ाम में और अपने जो नंबर है उसको बहुत अच्छे से सिक्योर करिए। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 से अगली वीडियो में मिलेंगे क्योंकि आज के लिए काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है। तो अगले क्वेश्चन से यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वीडियो 9 क्वेश्चन है इसमें, तो 7, 8, 9 को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारा जो लघु है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।